आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए साइंस का एक वीडियो देखेंगे। यह वीडियो साइंस यानी पर्यावरण से आपको मिला जुला दिखेगा और आज के वीडियो में हम लोग टोटल 123 प्रश्नों को देंगे। ये 123 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अगर सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए इन सारों प्रश्नों को कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो पूर्ण रूप से तैयारी है उसमें और इसको आगे बढ़ाया जा सके। इस चैनल पर लगातार अनेक के टॉपिक की तैयारी करवाया जा रहा है, जैसे गणित हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। तो उन सारे टॉपिकों को आप देख करके और अपना एग्जाम जो है आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें रीजनिंग और मैथ वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के लास्ट में दे देंगे, वहां से जा करके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका तैयारी जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर जब तक सक्षमता का परीक्षा होने जाता है तब तक इसमें लगातार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे बढ़ते हैं और लगातार आप इसमें बने रहिएगा, ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके, यानी आप उसमें सफल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें एक चीज और हम बता दें कि आज से ये शुरू किया गया है ऑप्शनल टाइप का प्रश्न। इसमें बुक वाला भी कंप्लीट किया गया है, 5वां 6ठा सब क्लास आपको मिलेगा इसमें। तो ये जो ऑप्शनल प्रश्न है ये कम से कम इसमें टारगेट हम लेकर के चले हैं कि कम से कम 5000 प्रश्नों को इसमें तैयार करवाना है। 5000 प्रश्न। और ये अगर 5000 प्रश्नों को आप लगातार देखते हैं, कम से कम 2 बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो एग्जाम में जो आपको पासिंग मार्क है उसको तो आप हर हाल में पार कर ही जाइएगा। और उसके साथ साथ फिर आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप दूसरे टॉपिक को कितना ध्यान से देखे हैं और जो आपके अंक को और ऊपर ले आ सकता है। तो जरूरी है कि इसको 1-2 बार कम से कम देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान तथा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। कहां खोला गया? तो यह खोला गया था पूसा में। कहां? पूसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, पूसा। तो आप इसको ध्यान से सुनते चलिएगा। कहां खोला गया था? पूसा में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में सबसे पहले कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान कहां खोला गया? तो ये कहां खोला गया? तो ये खोला गया पूसा में, ये भी खोला गया, लेकिन दोनों आंसर आपको पूसा ही दिख रहा होगा, लेकिन दोनों प्रश्न अलग अलग है। देखिए इसमें क्या था, इसमें था सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण, और यहां है कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान खोला गया। तो दोनों कहां खोला गया है? पूसा में। और पूसा कहां है? समस्तीपुर जिले में है। तो इस टाइप से आप दोनों प्रश्नों को जरूर ध्यान रख सकते हैं कि दोनों पूसा में ही खोला गया है। अब आइए अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1970 में किया गया। कब किया गया? 1970। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1970 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, आरंभिक कृषि युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो नवीन पाषाण काल को आरंभिक कृषि युग कहा जाता है। आरंभिक कृषि युग जो है नवीन पाषाण काल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एस्प्रिन की गोली बनती है। तो एस्प्रिन की गोली जो है वो सर्पगंधा से बनता है। किससे? सर्पगंधा से। किसकी गोली? एस्प्रिन की गोली किससे बनता है? सर्पगंधा से। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है, तो एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोनॉमी में भू प्रबंध एवं फसलों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें? एग्रोनॉमी में। ऐसे एग्रीकल्चर आप ध्यान में रखिएगा, अगर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से ही दिखेगा कि आपको बन रहा है एग्रोनॉमी। तो इसमें किसका अध्ययन होगा? फसलों के उत्पादन का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही है, भू प्रबंधन और फसलों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। कहाँ है ये? कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ हो गया? कोयम्बटूर। आप इन सारों प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गणित को बनाने में आपको टाइम लगेगा और उसके लिए आपको ज़्यादा फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये जीके और जीएस वाले प्रश्नों को आप डायरेक्ट याद रख के इसमें पूर्ण रूप से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जरूर इसको 2 बार 3 बार ध्यान करके देख ही लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, किसी किसान ने अपने खेत में सर्वप्रथम गेहूं की फसल लगाई, उसके बाद दूसरी फसल दलहन की, या कृषि प्रणाली है, यानी ये कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसको फसल चक्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फसल चक्रण। इसी टाइप का प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कहेंगे इसको? फसल चक्रण, यानी फसलों को बदल बदल कर लगाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे देश में हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं के फसल इसके उत्पादन से, यानी गेहूं फसल के उत्पादन से हरित क्रांति जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भी किसमें हुआ है? गेहूं के उत्पादन में ही देखा गया है। और हरित क्रांति का शुरुआत कब किया गया था? तो 1966-67 में। कब किया गया? 1966-67 में हरित क्रांति। और अगर दशक बोला है तो 1960 के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में धान फसलें लगाई जाती है, कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट? धान फसल जो है कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट लगता है? तो ये लगता है कुल कृषि भूमि का 75% भाग में। कितना परसेंट? कुल कृषि भूमि का 75%। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये, दलहनी पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। तो दलहनी पौधों की आवश्यकता नहीं होती किसके लिए? नाइट्रोजनी उर्वरकों की। तो कहने का मतलब ये है कि जो दलहनी पौधा है होता है, यानी दाल का पौधा, उसको नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसमें नाइट्रोजन जो है स्वयं रूप से बनते रहता है उसके पौधे से ही। क्वेश्चन नंबर 13 है, मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता निम्न ताप पर अनुकूल होती है। तो कितने ताप पर? तो 25 से 35 डिग्री ताप पर। कितना? 25 से 35 डिग्री ताप अगर रहेगा तो मृदा में जो जीवाणुओं की सक्रियता है, यानी उसके पनपने की जो स्पीड है वो क्या होगा? बरकरार रहेगा, यानी अनुकूल होगा उसका। अब 13 के बाद 14 में आइए। तो 14 का प्रश्न है, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? यानी अम्ल रहेगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो आपको पता होगा कि अम्ल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। और अगर क्षारीय रहेगा तो पीएच मान 7 से अधिक, और अगर उदासीन रहेगा तो पीएच मान 7 के बराबर होगा। तो 3 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेपियर घास है। तो नेपियर घास कैसा घास है? तो ये जो है बहुबरसी है। कैसा है ये? बहुबरसी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुबरसी। अगला प्रश्न है, गर्मा मौसम की फसलों को लगाया जाता है, किस महीने में लगाया जाता है? किस फसल को? गर्मा मौसम की फसल को। तो ये कब लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है मार्च अप्रैल में। कब लगेगा? मार्च और अप्रैल में। कौन सा फसल? गर्मा फसल, मार्च और अप्रैल। ये गर्मी का सीजन में लगेगा ये सब, मार्च और अप्रैल में। जैसे कुछ आपको दिखता होगा, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे फल है तरबूज, तो तरबूज का फसल का सीजन वही आपको दिखता होगा, है ना? या फिर ककड़ी खीरा जो आपको दिखता है, तो वही जो है गर्मा फसल में आप उसको रख सकते हैं। ऐसे तो सब
फल है, फल फूल सब्जी ही आएगा उसमें। 17 है खरीफ ऋतु की फसलों की बुआई कब होता है? खरीफ ऋतु की फसलों की बुआई कब होता है? तो ये होता है जून जुलाई में। कब में? जून जुलाई में। खरीफ जैसे एक फसल आप ध्यान रख सकते हैं, धान की खेती कब होता है? शुरू होता है जून और जुलाई में। तो खरीफ हो गया कब? जून और जुलाई। एक और होता है रबी फसल, यानी कि इसमें जिसमें क्या होता है, गेहूं की बुआई होता है। किसमें? रबी फसल में। तो उसकी बुआई कब होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर, हाँ अक्टूबर तक होता है उसकी बुआई। कब? अक्टूबर नवंबर में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, तंबाकू एक फसल है। तो तंबाकू कैसा फसल है? तो तंबाकू एक नकदी फसल है। तंबाकू कैसा फसल है? एक नकदी फसल है तंबाकू। आप इसको उपजाइए और डायरेक्ट बेच दीजिए। लहसुआ है, तो देखिए लहसुआ क्या है? तो लहसुआ एक खरपतवार है। लहसुआ किसका नाम है? एक खरपतवार का, यानी खेत में जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे, है ना, जिसको घास कहिए, जिसका पौधे के लिए कोई कार्य नहीं हो, यानी जो क्या है पौधों का एक, जैसे मान लीजिए आप गेहूं की खेती करते हैं, तो गेहूं की खेती में जो फालतू मतलब जो पौधा उग गया है उसी को हम क्या बोलेंगे? खरपतवार बोलेंगे, जिसको साफ करना होता है। अब अगला है बथुआ एक खरपतवार है जो उगता है। देखिए बथुआ किसमें उगता है? आ ही गया क्वेश्चन। तो ये आलू में मुख्य रूप से दिखता है। कहाँ दिखता है ये? आलू में। बथुआ जिसका साग भी होता है, किसमें दिखता है ये? आलू में। क्वेश्चन नंबर 21 है, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लेकर आए हैं, आप जरूर इसको एक दो बार देखिएगा, हम इसमें बार बार रिपीट कर रहे हैं। दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मटर को कहा जाता है। किसको? मटर को। दलहनों की रानी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मटर। फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को। फलों की रानी कौन है? लीची। और फलों का राजा कौन है? आम है, लेकिन फलों की रानी कौन है? लीची। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को। उजला सोना कपास, ऑप्शन नंबर ए सही है, उजला सोना कपास। अब है दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? अभी देखे थे हम लोग दलहनों की रानी, देखिए दलहनों की रानी मटर को, लेकिन अब यहां पर आया है कि दलहनों का राजा किसे कहते हैं? तो दलहनों का राजा कौन होता है? चना होता है। दलहनों का राजा चना और रानी मटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चाय अनुसंधान संस्थान परिषद कहाँ है? तो चाय अनुसंधान परिषद जो है ये जोरहाट में है। कहाँ? ये जोरहाट में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जोरहाट। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है? तो भारतीय चीनी तकनीक संस्थान जो है ये कानपुर में है। कहाँ? ये कानपुर में है। कौन सा? भारतीय चीनी तकनीक संस्थान। कहाँ? कानपुर, यानी यूपी में है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए अनुकूल तापमान की आवश्यकता कितना डिग्री होता है? तो इसके लिए आवश्यकता होता है 24 से 30 डिग्री सी। कितना? 24 से 30 डिग्री सी। किसके लिए? चाय के लिए 24 से 30 डिग्री सी। चाय की खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब 28 के बाद 29 में आइए। 29 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को वर्षा की ज्यादा आवश्यकता है? तो वर्षा की ज्यादा आवश्यकता किस फसल को है? रबर को। किसको? रबड़ को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रबड़। इसमें अगर धान भी आपको दिखता है तो धान भी हो सकता है, हरा पटसन भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आलू में जो हरा रंग है वो सोलेनिन की उपस्थिति कारण है। किसके कारण? सोलेनिन। जरूर ध्यान रखिएगा इसको। आलू का हरा रंग की उपस्थिति का कारण क्या है? सोलेनिन। क्या कारण है इसका? सोलेनिन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य जो है केरल है। कौन है? केरल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है?
तो भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं हम लोग? पंजाब को कहते हैं। किसको? पंजाब को, भारत का अन्न भंडार। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें कौन सी फसल नकदी है? तो नकदी फसल का उदाहरण कौन है? तो नकदी फसल का उदाहरण है कपास। कौन है? कपास। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कपास। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्नाटक। किसके लिए? कहवा के लिए, कॉफी के लिए। 36 औषधीय पौधा कौन सा है? तो औषधीय पौधा इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए में है नीम, बी में है जौ, सी में है साल और डी में है कपास। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि नीम क्या है? एक औषधि का पौधा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, नीम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो प्रोटीन की मात्रा अधिक किसमें होता है? मूंगफली में होता है। किसमें? मूंगफली में। प्रोटीन की मात्रा अधिक किसमें होगा? मूंगफली में। 38 है, विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? तो विश्व की कुल भूमि का 7.5% भारत में है। जो कुल भूमि है उसका कृषि भूमि कितना है? तो 7.5% जो है भारत में है। यानी पूरे विश्व में जितना क्षेत्रफल पर खेती होता है उसमें 7.5% भारत का हिस्सा है। यानी इतना भूमि जो है भारत के पास है। अगला कह रहा है कि कल्याण एक सबसे उपजाऊ किस्म है। तो कल्याण जो है ये किस अनाज का या फिर किस फसल का ये उपजाऊ किस्म है? तो किसका है ये? गेहूं का है। किसका? गेहूं का। क्या नाम है? कल्याण। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गेहूं। 41वां, ये तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन और चाय में कैफीन। तंबाकू में निकोटीन और चाय में कैफीन, दोनों ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? देखिए अभी तुरंत हम इस प्रश्न को लेकर आए थे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुआ है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ है 1967-68 यहाँ पर होगा। क्या होगा? 1967-68। ऐसा अभी बताए थे 1966-67। 1966-67। तो उसके बीच का आपको यही दिख रहा है 1967-68। यानी हरित क्रांति कोई व्यक्ति नहीं था कि यहाँ पर आके शामिल हो गया। ये क्या था? एक फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना लागू किया गया था। तो योजना तो कोई एक दिन का हो नहीं सकता है, इसको पूरा 10 वर्ष माना जाता है कि 10 वर्ष तक इसको मतलब ध्यान में रखा गया। इसीलिए कहा जाता है 1960 के दशक में, यानी 60 से 70 तक ये चलते रहा था लगातार, मतलब उसी टाइम का। ऐसा तो अभी भी चल रहा है लेकिन प्रयोग के लिए उसी टाइम रखा गया 1960 से 70। लेकिन इसका ईस्वी लिखा था कब? 1966 से 67। तो ये 67 से 68। ठीक है, 60 से 61 हो नहीं सकता है क्योंकि लास्ट 61 में थोड़े हुआ था इसका। अगला है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में अम्ल कौन सा पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, दोनों ध्यान रखिएगा। 43 है, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो गन्ना की उत्पत्ति सबसे पहले भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में। किसकी उत्पत्ति? गन्ना की उत्पत्ति। अगला है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सोयाबीन का उत्पत्ति जो है ये हुआ है चीन में। सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? चीन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन है। तो अगर मृदा जैसे मिट्टी अगर क्षारीय हो गया है तो उसको सुधार के लिए कौन सा रसायन मिलाया जा सकता है? तो क्या मिलाएगा उसमें? पाइराइट्स मिलाएगा। क्या मिलाएगा उसमें? पाइराइट्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पाइराइट्स। अब 45 के बाद 46वां आइए, बृहद फसल योजना कब शुरू किया गया? तो बृहद फसल योजना जो है इसकी शुरुआत अप्रैल 1985 में किया गया है। कब किया गया? अप्रैल 1985। कौन सी योजना? बृहद फसल योजना। बृहद फसल योजना अप्रैल 1985। अब 47वां ये, निम्नलिखित सब्जियों में से किसमें जड़ नहीं होता है? यानी बिना जड़ वाला आपको कौन दिख रहा है? तो कौन है? आलू है। कौन है बिना जड़ वाला? आलू है। यानी इसमें जड़ ही जो है, यानी जो आलू है वही, उसी को आप जड़ कहिए, या तो इसमें जड़ होता ही नहीं है क्योंकि फल उसका वही है। गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ना में देखे होंगे आप कि लाल दिखता है, सड़ने जैसा रोग। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है फफूंदी। क्या कारण है इसका? फफूंदी के कारण ऐसा होता है कि गन्ना में लाल सड़न रोग जो है उत्पन्न होता है। 49 है, मिलीबग। मिलीबग किस फसल से संबंधित है?
तो मिलीबग का संबंध किस फसल से है? तो सरसों से है। मिलीबग भी एक बीमारी ही है, ये किस में होता है? सरसों में होता है मिलीबग। अगला है बहुचर्चित रोग ब्लास्ट, किस में होता है? बहुचर्चित रोग जो है एक नाम है जिसका ब्लास्ट, ये किस में होता है? तो ये होता है किसमें? धान में होता है। किसमें? धान में। कौन सा रोग? ब्लास्ट। 51वां ये टिक्का रोग किस फसल का रोग है? कौन सा रोग? टिक्का रोग। तो टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो टिक्का रोग जो है ये होता है किसमें? ये होता है मूंगफली में। किसमें? मूंगफली में। कौन सा रोग? टिक्का रोग, मूंगफली टिक्का रोग। अगला है श्यामली किस फसल की प्रजाति है? कौन सा? श्यामली। तो श्यामली किस फसल की प्रजाति है? तो ये प्रजाति है किसका? कपास का। क्या नाम है? श्यामली। तो श्यामली जो है कपास की एक प्रजाति है। किसका? कपास की। कौन सा नाम है इसका? श्यामली, कपास की। 53वां ये सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितना % होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होता है 42%। कितना %? 42%। किसमें? सोयाबीन में। आपको पता होगा कि सबसे अधिक उसी में होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। कहां होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। 55 निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो हम देखेंगे इसमें कौन सा रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कहने का मतलब कि जो गेहूं के साथ साथ आपको दिखता होगा, तो गेहूं के साथ आपको जौ भी दिख सकता है, मसूर भी दिख सकता है, और गेहूं तो है ही, लेकिन मूंगफली इस टाइम का फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो याद रखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के लिए। अगला प्रश्न है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन इथेनॉल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इथेनॉल की प्राप्ति जो है गन्ना से होता है। किससे होता है? गन्ना से। इथेनॉल की प्राप्ति गन्ना से। ये क्या है? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये किस देश के हैं? इनका संबंध किस देश से है? अमेरिका से है। कहां से है? अमेरिका से। अगला है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में जूट जो है सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कहां? पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से किस खुशबूदार फसल के लिए नागौर यानी राजस्थान प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा मेसी। किसके लिए? मेसी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेसी। 61 में आइए किस वर्ष में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे तो आपको सारा प्रश्न इसमें उसी टाइप को बताया गया है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न जो है ज्यादा एग्जाम में आते रहता है। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब किया गया है? तो इस बैंक की स्थापना कब हुआ है? इसका स्थापना हुआ 1982 में। कब हुआ? 1982। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982। इसका पूरा नाम है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, 1982। अब 61 के बाद 62 में आते हैं। देखिए 62 का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक चावल का किस्म नहीं है? देखिए इसमें चावल का किस्म कौन नहीं है? तो हंसा, जया और पद्मा सब क्या चावल की किस्म है, लेकिन ज्वाला एक चावल की किस्म नहीं है, गेहूं का किस्म है ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 63 में आइए केसल मसाला सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा भाग? तो इसका सही उत्तर होगा वर्तिकाग्र। कौन सा भाग? वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका वर्तिकाग्र। कौन सा भाग प्रयोग में लिया जाता है? वर्तिकाग्र यानी अस्टिग्मा। किसके लिए? केसल मसाला के लिए वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से किस पौधा को नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने हेतु मिश्रित खेती के लिए अधिक पसंद किया जाता है? तो किस पौधा को पसंद किया जाता है? तो चना को। किसको? चना को। किसके लिए? नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए।
ऐसा आपको पता होगा कि जो जितना दलहन का फसल है ये क्या करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, दलहन का फसल। इसलिए हम लोग फसल को बदल बदल कर लगाते हैं ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है बरकरार रहे। आप देखे होंगे कि धान की खेती के बाद तुरंत जो है दलहन की खेती होता है, तो उसमें वही है कि धान की खेती के बाद दलहन की खेती होगा तो नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है उस संतुलित रहेगा, यानी उसमें बना हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वाटर शेड और ड्राई लैंड कृषि का विकास भारत सरकार की 20 सूत्री कार्यक्रम के निम्नलिखित में से किस बिंदु का एक भाग है? तो ये किसका भाग है? तो ये भाग है किसान मित्र का। किस बिंदु का? किसान मित्र का ये एक योजना है। कौन सी योजना? ड्राईलैंड कृषि का विकास, है ना। अब इसी 20 सूत्री के अंतर्गत आया है, तो किसके अंतर्गत? तो किसान मित्र योजना के अंतर्गत। 66 में, ये किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो ऐसा किसके बीच होता है? तो ये होता है ऐसा गन्ना के बीच। आपको पता होगा कि लगभग साल भर ये पूरा जो इसकी खेती चलते रहती है गन्ना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण समानता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसमें होता है? आपको पता होगा दाल में होता है। तुरंत हम बताए थे इसमें कि नाइट्रोजन की जहां बात आएगा वहां पर क्या होगा? दाल होगा। खेती के लिए दाल जो है नाइट्रोजन का कार्य करता है। नाइट्रोजन की मात्रा उसमें इसके पौधे जो है संतुलित करते हैं। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुआ? तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन 1946। 69 में, ये निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो ये कौन सा उदाहरण है? आपको एक के पहेली जैसा दिख रहा होगा कि बीज तो लाता है लेकिन फल नहीं देता है। तो कौन सा पौधा ऐसा है? तो चीड़ पौधा। कौन सा पौधा? चीड़, है ना। चीड़ वृक्ष ऐसा है कि जो बीज तो लाता है लेकिन फल नहीं देता है। 70 है, कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो बीज का। तो कॉफी का जो बीज होता है उसी को हम लोग कॉफी बनाते हैं, यानी पीने में उसका प्रयोग जो है किया जाता है कॉफी बना करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 71 में है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है। कौन सी लागत? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है। तो कहां स्थित है? तो स्थित है कहां? नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली। 72 है, भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस से फसल में है? तो किस फसल में सबसे अधिक है? तो धान में होगा। किस में होगा? धान। ऐसे जो चावल की खेती है या फिर चावल जो है यहां सबसे प्रिय है, सबसे अधिक लोगों का पसंद है चावल, तो सबसे ज्यादा खेती भी उसी में लगा हुआ है। 73 है, 73 में कह रहा है कि प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे की प्रविष्टि की जाती है। किसमें किया जाता है? इसकी प्रविष्टि किया जाता है किसमें? फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में। किसमें? फॉर्म स्टॉक रजिस्टर। ये फॉर्म से आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म स्टॉक रजिस्टर। फॉर्म में होता है खेती बाड़ी। 74 है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। कितना प्रतिशत? 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। आप नाइट्रोजन वाले बोड़े पर यानी यूरिया वाले बोड़े पर देखे होंगे लिखा हुआ रहता है नाइट्रोजन 46%। 75 है, सूरजमुखी फसल होती है। तो सूरजमुखी फसल जो है ये पर परागित है। क्या है? ये पर परागित है। क्या है? ये पर परागित है। कौन सा फसल? सूरजमुखी फसल पर परागित है। 76 है, भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए भंडारण करने के समय? तो 10 से 14, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 10 से 14 से अधिक नहीं होना चाहिए भंडारित अनाज में नमी की प्रतिशत। अब 77 में आइए। 77 का प्रश्न है, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है। तो प्रकाश निष्प्रभावी पौधा कौन सा है? तो सूरजमुखी है। कौन सा है?
सूरजमुखी, प्रकाश निष्प्रभावी। सूरजमुखी को आप देखे होंगे। 78 है अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक है। तो अगर अम्लीय भूमि है तो उसमें प्रयोग के लिए उर्वरक कौन सा है? तो सोडियम नाइट्रेट है। कौन सा उर्वरक है? सोडियम नाइट्रेट। किसके लिए? अम्लीय भूमि के लिए सोडियम नाइट्रेट। 79वां ये कह रहा है कि पूसा मेजेस्टी किसकी प्रजाति है? तो पूसा मेजेस्टी जो है ये प्रजाति किसका है? तो ये प्रजाति किसका है? पपीता का है। किसका? पपीता का, पूसा मेजेस्टी पपीता। 80 है आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति है। तो आम के सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सा है? आम्रपाली। कौन सा है? आम्रपाली। किसके लिए? आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सा है? आम्रपाली। टमाटर की बीज दर होती है। तो देखिए टमाटर की बीज दर कितना होता है? तो टमाटर का बीज दर जो है ये कितना होता है? 400 से 500 होता है। कितना होता है? 400 से 500। 400 से 500 बीज आपको देखने को मिल सकता है टमाटर में, लगभग है। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल पृथक लिंगाश्रयी है? तो कौन सी सब्जी की फसल ऐसा है? इसका सही उत्तर होगा कौन सा? परवल। कौन सा? परवल। यदि परवल कैसा फसल है ये? पृथक लिंगाश्रयी परवल। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नींबू वर्गीय फल जो है फैला हुआ है। कौन सा फल? नींबू वाला फल या उसी के वर्ग का फल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वही फैला हुआ है। फल की बात किया जाए तो। अब ऐसे अनाज में आप देखें कि धान है। 84 है 2,4-D क्या है? तो 2,4-D क्या है? तो ये 2,4-D जो है एक खरपतवार नाशी है। क्या है ये? खरपतवार नाशी है। यानी खरपतवार को हटाने के लिए, उसको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 2,4-D का। यानी आप कह सकते हैं कि एक दवाई है जो फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। 85 है सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा है। किसके उत्पादन में? सब्जी के उत्पादन में। 86 है जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा फल है? अमरूद है। कौन सा फल? अमरूद। किसके लिए? जेली बनाने के लिए। पूसा मुक्ता प्रमुख किस्म है किसका? क्या नाम है? पूसा मुक्ता। तो ये किसका किस्म है? तो पूसा मुक्ता जो है ये पत्तगोभी का किस्म है। किसका? पत्तगोभी। पूसा मुक्ता पत्तगोभी। अगला है आम की आम्रपाली जाति की मातृपित्री है। तो देखिए तो इसकी मातृपित्री कौन है? इसकी मातृपित्री जो है दशहरी और नीलम है। कौन है? दशहरी और नीलम। किसकी? आम्रपाली की। सघन खेती के लिए तुरंत हम लोग देखे थे कि आम्रपाली का जो किस्म है उसको लगाया जाता है। 89 में ये पपीते की गायनोडायोसियस प्रजाति में किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो इसमें किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो मादा और उभयलिंगी पौधे। कौन सा पौधे? मादा और उभयलिंगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मादा और उभयलिंगी। किसमें? पपीते के लिए गायनोडायोसियस प्रजाति में मादा और उभयलिंगी। 90 में ये मिर्च में लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेथिन है। कैप्सेथिन। कैप्सेथिन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कैप्सेथिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो मूली में तीखापन का कारण है आइसोथासोसाइनेट। क्या है? आइसोथासोसाइनेट। किसमें? मूली में तीखापन का कारण है आइसोथासोसाइनेट। मूली में तीखापन का कारण आइसोथासोसाइनेट। 92 में ये प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल है। तो प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल है सुथनी की। किसकी? सुथनी की। आप इसका भी नाम सुने होंगे, सुथनी की। 93 है किस तत्व की उपलब्धता जलाप्लावित भूमि में कम हो जाती है? तो देखिए किस तत्व की उपलब्धता कम हो जाता है, यानी जल से भरा हुआ भूमि में, तो किस तत्व का? तो फास्फोरस की उपलब्धता उसमें कम होता है। जलाप्लावित मतलब जल से एकदम लबालब भरा हुआ, तो उसमें किसमें? फास्फोरस का। 93 के बाद 94 में आते हैं लवणीय क्षारीय मृदाएं समानता पाई जाती है। तो लवणीय क्षारीय मृदाएं जो है ये समानता कहां पाई जाती है? तो शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। कहां? शुष्क क्षेत्र में। कौन सा मृदा? लवणीय क्षारीय मृदा। 95 है सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण होता है? तो सरसों के तेल में कड़वाहट जो है इसका कारण है ग्लूकोसिलेटस। क्या नाम है? क्या कारण है इसका? ग्लूकोसिलेटस। किसका कारण है?
सरसों के तेल में कड़वाहट का कारण ग्लूकोसिलेटस। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 96 में आइए, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो बीज का जो वास्तविक गुण है ये निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो शुद्धता और अंकुरन द्वारा। किसके द्वारा? शुद्धता और अंकुरन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शुद्धता और अंकुरन किसका? बीज का वास्तविक गुण। 97 में आइए, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या। तो पौधे को जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितना होता है? 16, यानी 16 तत्व आवश्यक है पौधे के जीवन के लिए, यानी उसको वृद्धि के लिए, फिर उसको जीवित रहने के लिए और अच्छे विकास के लिए। 98 है, टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया था? कौन सा परीक्षण? टीजेड परीक्षण। तो टीजेड परीक्षण जो है ये बीज का जीवन शक्ति पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन सा परीक्षण? टीजेड परीक्षण। किसके लिए? बीज की जीवन शक्ति। 99 में आइए, भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया। तो भारतीय बीज अधिनियम जो है लागू किया गया कब? 2 अक्टूबर 1969 से। कब से? 2 अक्टूबर 1969 से भारतीय बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीयता को कौन सर्वाधिक कम करता है? तो कौन कम करता है सबसे अधिक? तो धान कम करता है। कौन? धान। किसके गुण को कम करता है? क्षारीयता के गुण को सबसे अधिक कम कौन करेगा? धान करता है। 101 में आइए, निम्नांकित में से किसका बीज सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो आर्किडिस का होता है। किसका? आर्किडस का। आर्किडस। तो आर्किडस का बीज जो है सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नांकित में से कौन सी फसल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होती है? तो कौन सी फसल प्रभावित होती है शीघ्र मुरझाने के रोग से? तो चावल। कौन सा? चावल। चावल की फसल जो है शीघ्र मुरझाने के रोग से सबसे जल्दी प्रभावित होती है। एलर्जी वृक्ष हो सकता है। तो देखिए, एलर्जी वृक्ष कौन हो सकता है? तो एलर्जी वृक्ष जो है इमली हो सकता है। कौन? इमली। कौन सा वृक्ष? एलर्जी वृक्ष। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल जिसका नाम क्या है? रेफ्लेसिया है। क्या है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़े फूल का नाम है रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा बीज किसका देखें हम लोग? आर्किडिस का। आर्किडिस। 105 है, लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है। तो किस बैंक द्वारा लिया जाता है सबसे कम ब्याज दर? तो इसका सही उत्तर है किस बैंक द्वारा? सहकारी बैंक द्वारा। किस बैंक द्वारा? सहकारी बैंक द्वारा जो है लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है। 106 है, गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में आरंभ किया गया। तो कब से आरंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कब से? 1966 से। ये किसकी बात कर रहा है? ये हरित क्रांति की बात कर रहा है। उसी समय क्या है कि गेहूं की उपज देने वाला, अधिक उपज देने वाला जो बीज है उसका प्रयोग शुरू किया गया 1966 से। तो हरित क्रांति की शुरुआत आप ध्यान रखते हैं तो कई प्रश्न आप बना सकते हैं। 107 है, स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है। किसका? स्वर्ण जहांगीर। तो यह प्रजाति किसका है? तो यह प्रजाति है आम का। किसका? आम का। क्या नाम है? स्वर्ण जहांगीर। किसका? आम का। 108 में आइए, बीज अंकुरन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बीज अंकुरन क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लोराइड द्वारा। किसके द्वारा? क्लोराइड द्वारा। Cl द्वारा, यानी क्लोराइड द्वारा बीज अंकुरन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। 109 है, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए। तो जिंक सल्फेट को किसके साथ मिलाना चाहिए? तो जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए डीएपी के साथ। किसके साथ? डीएपी के साथ। आप देखे होंगे डीएपी पोटास से मिला जुला करके खेती में प्रयोग किया जाता है कई फसलों के लिए। तो जिंक सल्फेट के साथ किसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है? डीएपी का। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। अब धीरे धीरे हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। आलू के हरेपन से होती है। तो आलू के हरेपन से क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है क्या कि पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होता है। क्या होता है? पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होता है जब आलू का फसल ज्यादा हरा दिखे तब। क्वेश्चन नंबर 111 है, सरसों में हिप्टेल बीमारी लगती है। किसके कारण? कौन सा बीमारी? हिप्टेल बीमारी। तो हिप्टेल बीमारी का कारण क्या है? तो इसका कारण है मॉलिब्डेनम की कमी। किसकी कमी? मॉलिब्डेनम की कमी के कारण सरसों में हिप्टेल बीमारी लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किस फसल में BOAA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? किस फसल में BOAA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? तो किस में होता है?
तो खेसारी में, किसमें? खेसारी में, जो क्या है? दलहन की फसल है। BOAA किसमें? खेसारी में। 113 निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक बीज वाला फसल कौन सा आपको दिख रहा है? तो बैगन में सबसे अधिक बीज आपको दिख सकता है। किसमें? बैगन में। टमाटर में हम लोग देखे थे 400 से 500, लेकिन उससे भी अधिक बैगन में आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित सब्जियों में से कौन पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और स्कार्बिक एसिड में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन रखता है? किसके दृष्टि से? लोहा, फास्फोरस और स्कार्बिक एसिड। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? तो करेला में मिलेगा। किसमें? करेला में। देखिए क्या क्या मिलेगा इसमें? लोहा मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और स्कार्बिक एसिड मिलेगा। किसमें? करेला में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। 115 में आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है? तो भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी कौन सा है? तो कंडुआ बीमारी। कौन सा बीमारी? कंडुआ। किस में होता है? प्याज में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंडुआ। 116 है, जेली का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो जेली का रंग लाल जो है, इसका कारण क्या है? आम्ल है। आम्ल के कारण क्या होता है? जेली का रंग जो है लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 117 में आइए, गाजर का रंग लाल होने का जिम्मेदार पिगमेंट, यानी गाजर का रंग लाल जो है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? कैरोटीन। क्या कारण है उसका? कैरोटीन। गाजर का रंग लाल होने का कारण हो गया कैरोटीन, या फिर पीला भी आपको पूछ सकता है। दोनों के लिए आप कैरोटीन आंसर लगाइए। 118 है, गन्ने में मातृ प्ररोह की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए। तो किस विधि से की जानी चाहिए? इसका सही उत्तर है समतल विधि से। किस विधि से? समतल विधि से। मातृ प्ररोह यानी ज्यादा आपको दिखता होगा उसमें अंकुरन, तो ऐसा करने के लिए समतल विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। 119 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत मूल की सब्जी है? तो भारत मूल की सब्जी आपको कौन सा इसमें दिख रहा है? तो इसका सही उत्तर है कौन सा? सलजम। सलजम क्या है? एक भारत मूल की सब्जी है, जबकि मिर्च, करेला, चोचो जो है ये भारत मूल की सब्जी ये सब नहीं है, लेकिन सलजम है। 120 है, निम्नलिखित में से कौन रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों के परिरक्षण के उपयोग में लाते हैं? तो कौन सा रसायन? तो इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। कौन सा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? तो आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? सिंधु है। ये क्या है? बीज रहित प्रजाति है सिंधु। किसका? आम का। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 22 में अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए कौन फलदार पौधा सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी जिसका पीएच मान अधिक रहेगा उसमें कौन सा पौधा जो है सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो कौन होगा? आंवला। कौन सा? आंवला। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब आज के लिए लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने फल पदार्थ आदेश FPO, फल पदार्थ आदेश क्या है? FPO कब से लागू किया है? तो लागू कब से किया गया? 1955 से। कब से? 1955। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1955। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 123 तक टोटल प्रश्नों को देखे हैं। तो अगर आप इससे एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस पूरे वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। 2 बार देख करके आप इसको कंप्लीट करके रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपके लिए क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब एग्जाम तक ये लगातार चलेगा। और अभी तुरंत हम आपको बताए हैं वीडियो की शुरुआत में ही कि हम इसमें 5000 प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ताकि आपका जो इस टाइप का प्रश्न है जीके या जीएस दोनों से रिलेटेड, उसमें अधिक से अधिक आप उसको सॉल्व कर सकें। और इसमें अन्य वीडियो के लिए आपको लिंक जो दाएं साइड में दिख रहा है वहां से लिंक ले करके आप अन्य वीडियो को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से आएगा, तब तक के लिए